not a game, it's a rich thing. शो दैट द फंक्शन f जिसको डिफाइन किया है डोमेन है रियल नंबर, यह है इसकी कोडोमेन। कोडोमेन को यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, x के टर्म्स में डिफाइन किया है, तो उसका बेसिकली मतलब क्या है, जो भी वेरिएबल है वो रियल है और -1 से 1 के बीच में है। तो इसकी जो कोडोमेन है वो -1 से 1 के बीच में है, बोथ वैल्यूज नॉट इंक्लूडेड। ये इसकी कोडोमेन है, इसको ऐसे समझेंगे। फंक्शन f(x) को डिफाइन किया है x अपॉन 1 प्लस मॉड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमें शो करना है कि ये 1 1 भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था। उसमें क्या था, पीस वाइज फंक्शन को हमने शो किया था कि वो 1 1 और ऑन टू है, क्योंकि इसमें हमें प्रूव करना था कि वो फंक्शन इनवर्टिबल है। तो यहाँ पे हम उसका जो फर्स्ट मेथड था वो यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ, क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन मॉड x को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हम लिखते हैं मॉड x इक्वल टू -x x लेस देन 0 प्लस x x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है, इसको हम लिखते हैं इस तरीके से कि इक्वल टू 0 यहाँ लिखने की जगह इक्वल टू 0 आप यहाँ लिख लेते हो, या फिर इसको सेपरेटली ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इक्वल टू 0 को अलग से डिफाइन कर लेते हैं। इन तीनों का मतलब सेम ही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इक्वल टू 0 आप यहाँ पुट करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा, इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो भी 0 आंसर आएगा, और इक्वल टू 0 को मैं अलग से लिख लूँ 0 तो भी आंसर 0 ही है। तो तीनों का सेम ही मतलब है। लेकिन यहाँ इक्वल टू दोनों जगह इक्वल टू नहीं लगाते हैं, ये चीज़ याद रखिए। मैथमेटिकली वो रॉन्ग है, एक वैल्यू दो रीजन में लाई नहीं कर सकती। तो हम इस वाली डेफिनेशन को यूज करके इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो फंक्शन f(x) है हमारा, मॉड x की जगह पुट कर देंगे -x और प्लस x। तो यहाँ पे फंक्शन f(x) दो पार्ट में डिफाइन होगा, x अपॉन 1 - x और x अपॉन 1 प्लस x। x लेस देन 0 है तब ये लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम फंक्शन f(x) को यहाँ पे ये लिखेंगे। अब हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे 1 बाय 1 कि ये 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 1 फंक्शन इसको शो करेंगे, मतलब हमें इसको इंजेक्टिव प्रूव करना है। इंजेक्टिव प्रूव करने का तरीका क्या होता है, f(x1) इक्वल टू f(x2) इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे हमें 3 केसेस लेने पड़ेंगे। पहला केस क्या होगा, x1 और x2 जो है वो है दोनों लेस देन 0, मतलब इस रीजन में लाई कर रहे हैं, तो इसी से f(x1) निकालेंगे, इसी से f(x2) निकालेंगे। दूसरा केस हम यहाँ पे लेंगे f(x1) इक्वल टू f(x2) जब x1 x2 दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ से f(x1) आएगा, यहीं से f(x2) आएगा। सॉल्व करने पे x1 इक्वल टू x2 जाना चाहिए। तीसरा केस लेंगे जब हम यहाँ पे x1 है लेस देन 0, x2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसका बेसिकली मतलब क्या है, वन वैल्यू लेस देन 0 है, दूसरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप रिवर्स भी ले सकते हैं कि x2 लेस देन 0, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल वैल्यूज है। सॉल्व करने पे इससे भी क्या आना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। अगर तीनों केसेस से x1 इक्वल टू x2 आएगा तभी हम बोलेंगे ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो 1 बाय 1 करके करते हैं सॉल्व। पहला केस है x1 x2 लेस देन 0, तो f(x1) f(x2) निकालेंगे हम यहाँ पे इस वाले फंक्शन की डेफिनेशन से, वो आएगा x1 अपॉन 1 माइनस x1, यहाँ से f(x2) आएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x1 माइनस x1 x2, यहाँ से आएगा x2 माइनस x1 x2। नोटिस करेंगे x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा x1 इक्वल टू x2। तो इस पार्ट से तो आ रहा है x1 इक्वल टू x2, तो ये तो सही है, 1 1 की तरफ डिनोट कर रहा है। फिर नेक्स्ट है f(x1) इक्वल टू x2, यहाँ पे दोनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो f(x1) यहाँ से निकालेंगे, वो आएगा x1 अपॉन 1 प्लस x1। f(x2) भी यहीं से निकालेंगे तो आएगा x2 अपॉन 1 प्लस x2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x1 प्लस x1 x2, यहाँ से आएगा x2 प्लस x1 x2। x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2 ही आएगा। तो ये भी 1 1 की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। अब थर्ड केस है f(x1) इक्वल टू f(x2), x1 है लेस देन 0, x2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो f(x1) निकालेंगे हम यहाँ पे, यहाँ से वो आएगा x1 अपॉन 1 माइनस x1। f(x2) निकालेंगे हम यहाँ से, वो आएगा x2 अपॉन 1 प्लस x2। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा x1 प्लस x1 x2, यहाँ से आएगा x2 माइनस x1 x2। अब हम यहाँ से देखेंगे कि ये सिंप्लीफाई होकर किस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे x1 x2 को यहाँ ले जाऊंगा तो आएगा 2x1 x2, इसको यहाँ ले जाऊंगा तो आएगा x2 माइनस x1। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 इक्वल टू 2x1 x2। तो अब हम यहाँ पे केस 3 से नोटिस करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 तो आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब तो ये फंक्शन 1 1 होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये फंक्शन 1 1 है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हमें इसको शो करना है, तो इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल होनी ही नहीं चाहिए। वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ से हम करेंगे चेक। x1 लिखा हुआ है, यहाँ पे x2 लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये है पॉजिटिव। x1 है लेस देन 0, मतलब ये है नेगेटिव। और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेफ्ट हैंड साइड को नोटिस करेंगे, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड देखेंगे वो क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, मतलब ये एक्सप्रेशन जो हमने निकाला है दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर दीज वैल्यूज। इसका मतलब केस 3 पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब सिर्फ 2 ही केसेस पॉसिबल हैं। दोनों केसेस में क्या रहा है, f(x1) इक्वल टू f(x2) से x1 इक्वल टू x2 इज द ओनली रिजल्ट वी आर गेटिंग। तो इससे हमें प्रूव हो गया है कि हमारा ये जो गिवन फंक्शन था ये क्या है, एक 1 1 फंक्शन है। तो ये तो हमने यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन को प्रूव किया कि ये 1 1 फंक्शन है, उसमें 3 केसेस आपको लेने पड़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको शो करेंगे कि ये क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है, मतलब शो करेंगे कि यह एक सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो जो सर्जेक्टिव फंक्शन है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम चेक कैसे करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है जेईई मेन में और आपको बताना है कि ये सर्जेक्टिव है या नहीं, तो उसका तरीका क्या है, उससे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि सीबीएसई में इसका जो मेथड है थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन उसमें ये जो सर्जेक्टिव आइडेंटिफाई करने वाला मेथड है ये यूज आता है। वो कैसे यूज आएगा ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।
तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, हम क्या करते हैं, इस फंक्शन की निकालते हैं रेंज, और वो आनी चाहिए कोडोमेन के बराबर। कोडोमेन को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है -1 से 1 के बीच में, तो इसकी रेंज भी आनी चाहिए -1 से 1 के बीच में, ओपन ब्रैकेट। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की रेंज निकालेंगे और वो चेक करेंगे इसके बीच में, अगर आ जाएगी, यही वैल्यू आएगी एग्जैक्टली, तब हम बोलेंगे ये फंक्शन क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन है। अब रेंज हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन किया है y = x/1 - x और एक है y = x/1 + x। तो यहाँ पे हमें दो केसेस में, दो पार्ट्स में इस फंक्शन की रेंज निकालनी पड़ेगी। पहला केस लेंगे जब x < 0 है और दूसरा केस लेंगे जब x > 0 है, क्योंकि यहाँ पे जो y है वो है x/1 - x, यहाँ पे है y = x/1 + x। तो पहला केस सॉल्व करते हैं जब x < 0 है, तो यहाँ पे fx को मैं लिख लूंगा y। रेंज कैसे निकाली जाती है, रैशनल लीनियर फंक्शन की x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम इसका इनवर्स भी निकालते हैं वैसे इसकी रेंज भी निकाली जाती है। तो x को इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे तो आएगा y - xy = x, फिर यहाँ पे इसको यहाँ ले जाएंगे तो आएगा x + xy, x कॉमन ले लेंगे आएगा 1 + y, x इन टर्म्स ऑफ y आएगा y/1 + y। तो ये आ गया हमारा x इन टर्म्स ऑफ y। अब रेंज निकालनी है, मतलब वैल्यूज ऑफ y निकालनी है, तो उसके लिए हम इस वाले एक्सप्रेशन पे कंडीशन लगाएंगे y/1 + y। वो कंडीशन हमें पता है, क्योंकि x क्या है, <0 है, तो ये y/1 + y क्या होगा, <0 होगा। इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यूज क्या आएगी, -1 से 0 के बीच में आएगी। ये इनइक्वालिटी काफी सिंपल है, आई होप आपको ये सॉल्व करनी आती होगी। तो ये आ गया हमारा यहाँ से y की वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यूज <0 है तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, -1 से 0 के बीच में उसकी रेंज है। नोटिस करेंगे ये एक पार्ट ऑफ रेंज इसका यहाँ पे भी है। अब यहाँ से हम निकालेंगे रिमेनिंग रेंज ऑफ द फंक्शन। सेकंड केस है x > <0, उस केस में y है x/1 + x, तो यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो आएगा y + xy = x, x यहाँ ले जाएंगे xy तो आएगा x - xy, x कॉमन आएगा, x इन टर्म्स ऑफ y आएगा y/1 - y। x है > 0, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो पहले मैं क्या करूँगा, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाऊंगा। ऐसी इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया जाता है, तो इस पूरे पार्ट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा y/y - 1 < 0। फिर इस इनइक्वालिटी से आंसर आएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करने के बाद में y बिलोंग्स टू 0 इंक्लूडेड 1 नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि 0 न्यूमरेटर में है, =0 है, तो ये इसका आंसर आएगा इनइक्वालिटी का। अब यहाँ पे रेंज आ रही है फंक्शन की ये, और एक आ रही है ये। अब या तो ये केस है या ये केस है, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगी, दिस और दिस, ये भी वैल्यूज ले सकता है या ये भी वैल्यूज ले सकता है, मतलब हम इसका लेंगे यूनियन। और अगर आप इसका यूनियन लेंगे तो आपको यही रेंज मिलेगी। देखिए -1 से 0 का यूनियन लेंगे 0 से 1 के बीच में तो आएगा -1 से 1। तो यहाँ से नोटिस कर सकते हैं इस फंक्शन की अगर मैंने रेंज निकाली तो जो इस फंक्शन की कोडोमेन थी उसके बराबर ही आ रही थी। इसका मतलब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये फंक्शन क्या है, एक सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आता है जेईई मेन में तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फंक्शन सर्जेक्टिव है या नहीं है। अब मैं बताऊंगा सीबीएसई में हम ये आंसर कैसे लिखते हैं, क्योंकि सीबीएसई में जब ये क्वेश्चन आया तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव है, ये फंक्शन ऑन टू है, तो हम कैसे लिखेंगे इसके आंसर को। तो उसमें ये जो स्टेप्स है ये काम में आएंगे, क्योंकि जनरली आप जैसे भी इस क्वेश्चन का आंसर्स देखेंगे बुक में लिखा होगा तो वो ये स्टेप नहीं लिखते हैं, लेकिन स्टेप से जो आंसर्स आते हैं उसको फिर वो आगे लिखते हैं। तो आप चाहें तो पहले इन वैल्यूज को अलग से पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए कि x < 0 के केस में हमारा x क्या आ रहा था, y/1 + y, और y आ रहा था -1 से 0, और यहाँ पे x > 0 में x आ रहा था y/1 - y, और y आ रहा था 0 से 1, क्योंकि इस चीज को मैं यूज करूंगा सीबीएसई में जब हम इसका आंसर लिखेंगे। तो ये हम क्या करते हैं, वैल्यूज पहले निकाल लेते हैं, फिर सीबीएसई में कैसे आंसर लिखेंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये ऑन टू हमने इस तरह से तो शो कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। अब सीबीएसई का मेथड देखते हैं, जैसे आप आंसर एग्जाम में लिखेंगे अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो। सीबीएसई में सर्जेक्टिव फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, उसमें ऐसे लिखते हैं, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंगिंग टू डोमेन। ऐसा हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं fx को मान लेता हूँ y, तो y हमारा आउटपुट है, x हमारा इनपुट है। तो इसका कहने का ये मतलब है y की वैल्यू अगर मैं कोई भी ले लेता हूँ जो कोडोमेन में है, अगर कोडोमेन से y की कोई भी वैल्यू लेता हूँ, जैसे यहाँ पे कोडोमेन क्या डिफाइंड है, -1 से 1 डोमेन है रियल नंबर, तो ये पहले मैं डिफाइन ही कर लेता हूँ। इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से y की कोई भी वैल्यू ले लेंगे, मतलब जो कोडोमेन है वहाँ से मैं कोई भी y की वैल्यू ले लूँ, ध्यान रखिए कोडोमेन और रेंज में फर्क होता है, लेकिन अगर मैं y की कोई भी वैल्यू कोडोमेन से ले रहा हूँ और उसके लिए x डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर ही हो जाएगी। इसका यही तो मतलब हुआ। क्या मतलब, सारे के सारे आंसर्स y के आ सकते हैं कोडोमेन में, मतलब वो रेंज ही होगी। उसके लिए बस हमें ये शो करना पड़ेगा कि जो डोमेन है उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे हम इनपुट पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, सर्जेक्टिव हो जाएगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये कोडोमेन इक्वल टू रेंज। इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, उसके लिए फिर हम रिवर्स में x निकाल के दिखाते हैं और उससे हम शो करते हैं कि fx हमेशा y के बराबर आएगा ही आएगा। तो ये हमारा रिवर्स तरीका है इसको शो करने का। सीबीएसई में इसी तरीके से शो किया जाता है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करने पड़ेंगे, दो केसेस लेने पड़ेंगे। स्टेटमेंट हम ये लिखेंगे, फॉर एवरी y दिस, फॉर एवरी y दिस। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे क्योंकि x को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, x < 0 है और x > 0 है,
तो जब हम ये स्टेटमेंट्स डिफाइन करेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -1 से 1, तो इसमें दो पार्ट्स में डिफाइन करना पड़ेगा फॉर दीज वैल्यूज ऑफ x लेस देन 0 के लिए जो y है वो हमें पता होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए जो y है वो हमें पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला था आपको पहले नोट डाउन करना था उन वैल्यूज को। तो यहाँ से y क्या आ रहा था केस 1 में, y यहाँ से आ रहा था -1 से 0, यहाँ से y आ रहा था 0 से 1। अगर ये एग्जैक्ट भी नहीं पता है तो हमें पता होना चाहिए y क्या आ रहा था, यहाँ से नेगेटिव आ रहा था और y यहाँ से क्या आ रहा था पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम यही डिफाइन करेंगे फॉर एवरी y, यहाँ बोलेंगे इफ y इज नेगेटिव दैट इज -1 से 0, इस रेंज में अगर y है तो मैं क्या मान रहा हूँ कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x। और यहाँ पे मैं दूसरा केस लूंगा इफ y इज पॉजिटिव दैट इज दिस वाला केस। तो उससे क्या होगा, मैं मान के ही चल रहा हूँ कि कोडोमेन के ये वाली वैल्यूज भी ले ली, ये वाली वैल्यूज भी ले ली, मतलब कोडोमेन मैंने पूरी कवर कर ली, मतलब मैंने इसको रेंज बना दिया है। अब मैं वहाँ पे शो करूंगा कि डोमेन में एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो मुझे बस ये शो करना है कि x एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए fx क्या आएगा, y के बराबर आएगा। तो इस केस के लिए x एग्जिस्ट करेगा, तो x कैसे एग्जिस्ट करना चाहिए, नेगेटिव x ही एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यही हम यहाँ पे लिखते हैं देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x, तो हम लिखते हैं देयर एग्जिस्ट x लेस देन 0। अब ये x की वैल्यू सडनली ये कहाँ से आ गई, y अपॉन 1 प्लस y, ये वैल्यू हमने अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ से निकाली थी, जब y को इससे इक्वेट किया था x इन टर्म्स ऑफ y, यही आया था। तो यही बुक्स के आंसर्स में लिखा होता है, ये कहाँ से आया, ये वहीं से आया है आंसर, ध्यान रखिए। तो इसीलिए उस चीज़ को हमने जो पहले निकाला था उसका यूज करना पड़ता है। तो आप चाहें तो सीबीएसई में जब ये क्वेश्चन आता है तो वो कैलकुलेशन आप रफ में कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको यूज करके आंसर लिखना है। और यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा देयर एग्जिस्ट x, तो यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x को इन टर्म्स ऑफ y यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, वो क्या आएगा y अपॉन 1 प्लस y आएगा। अब इससे भी मैं fx निकालूंगा, इससे भी मैं fx निकालूंगा, और दोनों के लिए शो करूंगा वो y के बराबर आएगा। तो पहले इस पार्ट के लिए निकालते हैं हम fx का मतलब क्या है, f के अंदर जो इनपुट है वो ये है y अपॉन 1 प्लस 5। अब हमें पता है जो इनपुट है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो इनपुट है x वो नेगेटिव होना चाहिए, तो वो x की वैल्यू हम यही पुट करेंगे क्योंकि यहीं पे इनपुट क्या है नेगेटिव। तो यहाँ पे x की जगह y अपॉन 1 प्लस 5, यहाँ पे भी x की जगह y अपॉन 1 प्लस 5 पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर क्या आएगा y के बराबर ही आएगा। नोटिस करिए यहाँ से आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 बच जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, ये y के बराबर ही आएगा। और यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ से निकालेंगे fx, तो आएगा fx आएगा f ऑफ y अपॉन 1 माइनस 5। अब ये जो इनपुट है ये ग्रेटर देन 0 है, तो यहीं पे हम x की जगह पुट करेंगे y अपॉन 1 माइनस 5, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आंसर क्या आएगा y के बराबर ही आएगा, आना ही चाहिए। तब हम यहाँ से बोल सकते हैं इन दोनों केसेस में शो करके ये फंक्शन क्या है, हमेशा सर्जेक्टिव ही है। तो देखिए वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कुछ यहाँ पे हमने कुछ किया नहीं है, मैंने क्या किया, यहाँ से x इन टर्म्स ऑफ y निकाला, फिर वही वैल्यू मैंने वापस पुट कर दी x में, तो आंसर तो y आएगा ही आएगा, सही बात है, वो तो हमने सेम ही चीज को रिवर्स करके सॉल्व किया, यहाँ पे भी वही चीज को सॉल्व किया है। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, सर्जेक्टिव शो करने के लिए यहाँ से x इन टर्म्स ऑफ y निकाला, फिर वही जो x की वैल्यू आई वो यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ से x इन टर्म्स ऑफ y निकाला, फिर जो भी x की वैल्यू आई वो यहाँ पुट कर दी, उससे fx इक्वल टू y आ गया। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, बस आपको ये चीज़ लिखनी जरूरी है, इफ y इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव। ये हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं, यहाँ से इसको देख के भी आइडिया लगा सकते हो। नोटिस करिए अगर x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इफ y इज नेगेटिव, x पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं इफ y इज पॉजिटिव। आपको एक्जैक्टली ये चीज़ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको मेंशन भी कर सकते हैं, ये कैसे आया ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरह से हम सीबीएसई में शो करते हैं कि फंक्शन क्या है, सर्जेक्टिव है। तो जब पीस वाइज फंक्शन होता है तो दो केसेस में अलग अलग हमें शो करना पड़ता है। फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू कोडोमेन, तो कोडोमेन के भी दो टुकड़े करने पड़ते हैं जो मैंने यहाँ पे किए, बेस्ड अपॉन कि यहाँ पे y के क्या आंसर्स आ सकते हैं, उसके हिसाब से उसके दो टुकड़े कर दिए। उसके लिए हम शो करेंगे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बाय फाइंडिंग x इन टर्म्स ऑफ y, और वही वैल्यूज वापस हम सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेंगे कि fx आएगा y के बराबर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन fx है ये क्या है, एक 1-1 फंक्शन भी है और ये क्या है, एक ऑन टू फंक्शन भी है। शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल नंबर्स, डिफाइन क्या है, fx इक्वल टू x3, ये क्या है, एक इंजेक्टिव फंक्शन है, तो ये हमें शो करना है। इंजेक्टिव का बेसिकली मतलब क्या है, हमें शो करना है ये फंक्शन क्या है, एक 1-1 फंक्शन है, इसकी डोमेन है रियल नंबर्स दैट इज द वैल्यूज ऑफ x, को डोमेन भी है इसकी रियल नंबर्स, तो ये भी क्या है, वैल्यूज ऑफ y को डिफाइन करते हैं जो ले सकते हैं। तो यहाँ पे डोमेन का स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए अगर हमें शो करना है या चेक करना है कि फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं, क्योंकि डोमेन में ही वो फंक्शन इंजेक्टिव होता है, दैट इज 1-1। तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे fx1 इक्वल टू fx2, दैट इज द 1-1 की डेफिनेशन, उससे आंसर आना चाहिए सिर्फ x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से fx1 इक्वल टू fx2 सॉल्व करेंगे तो आएगा x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब के बराबर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, इसको लिख लेंगे x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, फिर फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस b क्यूब, वो आएगा a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab के बराबर, तो आएगा x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से दो आंसर्स आएंगे, या तो x1 इक्वल टू x2 होगा दैट इज x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, या होगा x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके एक ही आंसर आना चाहिए था, दैट इज x1 इक्वल टू x2 ही आंसर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये चीज़ वैलिड नहीं है, ये हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि ये चीज़ कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये चीज़ कभी भी 0 के बराबर हो सकती है इसका मतलब x1 x2 में एक और रिलेशन आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन 1-1 नहीं रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि ये 1-1 है, इंजेक्टिव है, तो ये चीज़ गलत साबित हम यहाँ पे करेंगे, अभी प्रूव करेंगे। तो इस वाले पार्ट को हम करेंगे सॉल्व, तो इसको सॉल्व करेंगे, शो करेंगे इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो
तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा x2 स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक की फॉर्म दिख रही है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए x2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। पहली टर्म में आएगा x1 स्क्वायर बाय x2 स्क्वायर, उसको लिखेंगे x1 बाय x2 का स्क्वायर। लास्ट टर्म में आएगा x2 स्क्वायर बाय x2 स्क्वायर, वो आ जाएगा 1। यहाँ पे x2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, x2 कैंसिल होगा तो बचेगा x1 बाय x2। तो ये x1 बाय x2 में एक क्वाड्रेटिक बन गई है। अगर x1 बाय x2 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे t के बराबर, तो यहाँ पे बन जाएगी क्वाड्रेटिक t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। तो अब ये क्वाड्रेटिक हमें समझ में आ रही है कि ये जो चीज़ है ये क्वाड्रेटिक ही यहाँ पे लिखी हुई है। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो आएगा लेस देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। इसका मतलब t की वैल्यूज क्या है, इमेजिनरी है, रियल नहीं हो सकती। लेकिन इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि x1 बाय x2 है वो रियल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो x1 है जो x2 है वो क्या है, रियल नंबर्स ही है, रियल नंबर डोमेन है, तो इनका रेशियो भी क्या होगा, रियल नंबर ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो आ रहा है कि ये रियल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इससे एक ही आंसर आ रहा है जो पॉसिबल है, वो क्या है, x1 इक्वल टू x2 ही आंसर पॉसिबल है, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल है, हमने यहाँ पे शो कर दी। इसका मतलब ये फंक्शन हमने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन क्या है, एक 1-1 फंक्शन है। Given a non-empty set x, consider p of x, which is the set of all subsets of x. We have to define the relation r in px as follows. तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करते हैं। एक नॉन एम्प्टी सेट दिया है x, फिर px हमें कंसिडर करना है जो क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। तो हमें पता है किसी भी सेट के अगर हम सारे सबसेट्स का उनको एलिमेंट्स की तरह कंसिडर करके सेट बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। तो यहाँ पे px रिप्रेजेंट करता है पावर सेट ऑफ x। इस सेट के अंदर अगर आप कोई भी एलिमेंट कंसिडर करेंगे, दैट एलिमेंट विल बी द सबसेट ऑफ दिस सेट x। इसके सारे सबसेट्स को आप एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे और एक बड़ा सेट बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं पावर सेट। हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है r px के अंदर। तो रिलेशन r px पे डिफाइन करना है, मतलब रिलेशन डिफाइन करते वक्त रिलेशन में जो हम एलिमेंट्स लेंगे, जो इनपुट वैल्यूज लेंगे, वो इनपुट वैल्यूज या एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, px से ही आएंगे। रिलेशन को ऐसे डिफाइन किया है px पे a r b if एंड ओनली if a इज ए सबसेट ऑफ b। अब ये सबसेट्स a और b कहाँ से आएंगे, px से ही आएंगे। तो सबसेट्स a और b कहाँ से आएंगे, सबसेट्स ऑफ x ही होंगे वो, क्योंकि वो ही क्या होंगे, पावर सेट ऑफ x के एलिमेंट्स होंगे। तो एनी टू सेट सबसेट्स कंसिडर करने a और b, वो सबसेट्स किसके हैं, x के ही हैं। उसमें हमने रिलेशन डिफाइन किया है a r b इफ एंड ओनली इफ a इज ए सबसेट ऑफ b। तो a और b ये यहीं से सबसेट्स आए हैं। तो यहाँ पे अब हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस होता है, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो हमें तीनों के लिए 1 बाय 1 यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। अगर किसी भी रिलेशन को डिफाइन किया जाता है किसी सेट ए पे, जहाँ पे वो सेट ए क्या है, px के बराबर है, तो यहाँ पे अब लिखा हुआ है a बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब ये बात कर रहा है किसी भी एक एलिमेंट की जो उस सेट से हमने लिया है। तो यहाँ पे इस सेट के एलिमेंट्स क्या है, सबसेट्स ऑफ x क्या है, इसके एलिमेंट्स है। तो अगर मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिए हैं a और b, यहाँ पे a के सिंगल एलिमेंट a की ही बात कर रहा है, तो हम रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब बोलते हैं जब a जो है वो अगर रिलेशन को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे हमने रिलेशन डिफाइन किया है a और b। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एलिमेंट a और एलिमेंट b जो हमने जिस सेट से लिए हैं उनके बीच में एक रिलेशन r है, और वो जो रिलेशन r है वो इस तरह का है कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि a इज ए सबसेट ऑफ b। तो सेम ही चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एलिमेंट a और एलिमेंट b जो है वो रिलेशन में है, तो उसको हम ऐसे भी लिखते हैं a, b बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे जो लिखा है a, a बिलोंग्स टू r, उसका मतलब यही भी इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेम ही चीज को मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्मॉल a फिर r फिर स्मॉल a, उसका भी मतलब यही होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, दोनों रिप्रेजेंटेशन का मतलब सेम ही होता है। तो मुझे अब यहाँ पे चेक करना है a बिलोंग्स टू r। तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट हम सेम लेंगे, फिर उसके लिए हम चेक करेंगे कि वो रिलेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। रिलेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि जो आगे कंडीशन दी हुई है वो सेटिस्फाई करना जरूरी है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ एंड ओनली इफ, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं a इज ए सबसेट ऑफ b। इसका मतलब इसको ऐसे लिखते हैं a, b जो है वो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा इफ एंड ओनली इफ a इज ए सबसेट ऑफ b। उसका मतलब है अगर a सबसेट ऑफ b है तो हम लिख सकते हैं a, b बिलोंग्स टू द रिलेशन। अब हमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है, तो हमें एलिमेंट इस तरह से लेना है, a एलिमेंट लेना है। हमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए चेक नहीं करना है, हमें सेम एलिमेंट को देखना है कि उसका उसके साथ रिलेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है a जो है वो रिलेशन को बिलोंग करता है या नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे मैं b की जगह a सब्सटीट्यूट कर दूं तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कोई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इस डायरेक्शन में एरो है, इसका मतलब वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो हम ये चेक करेंगे कि रिप्लेस कर देंगे b को a से, हमें ये चेक करना है a इज ए सबसेट ऑफ a। वो तो सही बात है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ हिमसेल्फ। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो a इज ए सबसेट ऑफ a, इस चीज से हम बोल सकते हैं कि a जो है बिलोंग्स टू द रिलेशन, और फिर वहां से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो गिवन रिलेशन है ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को इस तरह से चेक किया जाता है, सेम एलिमेंट के पेयर को चेक किया जाता है कि वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। रिलेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब यहाँ पे जो मैथमेटिकल कंडीशन दी हुई होती है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा।
अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन होती है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ए कॉमा बी तो रिलेशन को बिलोंग करता है, उससे फिर हम चेक करते हैं उसका सिमेट्रिक पार्ट, मतलब अगर मैं ए और बी को रिवर्स कर दूं, बी को यहाँ लिया ए को यहाँ लिया, फिर मैं चेक करता हूँ बी कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ये चीज हम यहाँ पे करते हैं चेक। तो इस तरह से सिमेट्रिक को चेक किया जाता है। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हम अज्यूम करके चलेंगे, तो ये चीज हम यहाँ पे मान के चलेंगे ए कॉमा बी जो है बिलोंग्स टू रिलेशन है, उससे बी कॉमा ए हम चेक करेंगे। तो ये चीज हमें दी हुई है, कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हमें यहाँ पे दिया हुआ है ए इज ए सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है, और इससे हमें चेक करना है कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं होगा। गिवन कंडीशन है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, उससे हमें ये चेक करना है कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए और नॉट। अब ये चीज ध्यान रखिए, जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट लिखा होता है उसी तरह से यहाँ पे हम वो वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे ए है, सेकंड पोजीशन पे बी है, तो ये है फर्स्ट इज ए सबसेट ऑफ सेकंड, तो यहाँ पे फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो इसका मतलब अगर हमें ये चेक करना है, इसका मतलब ये चेक करना है फर्स्ट सेट दैट इज सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए है या नहीं। तो हमें ये चेक करना है कि ये चीज तो हमें दी हुई है, उससे ये चीज ट्रू है या नहीं। अगर इस कंडीशन से ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती है तभी हम इस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ नोटिस करिए, यहाँ लिखा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब बी इज ए सबसेट ऑफ ए होगा, ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है। क्योंकि सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सेट ए को मान लेता हूँ 1, 2, बी को मान लेता हूँ 1, 2 और 3। तो यहाँ से देखेंगे कि सेट ए तो है बी का सबसेट, लेकिन सेट बी क्या है, ए का सबसेट नहीं है, सेट बी तो उसका सुपर सेट है, उससे बड़ा सेट है, तो उससे ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स टू रिलेशन है, लेकिन उस केस में बी कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से ए इज ए सबसेट ऑफ बी सेटिस्फाई हो रहा है, बट बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो सेकंड पार्ट में हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो हमारे इसका आंसर तुम्हें पता लग गया कि इक्विवेलेंस नहीं है। इक्विवेलेंस कब होता है, जब रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ये होती है, हम अज्यूम करते हैं दो पार्ट्स, सिमेट्रिक में एक ही चीज को अज्यूम किया था, और सबसे पहला था रिफ्लेक्सिव, उसमें हमने कुछ भी अज्यूम नहीं किया था, उसमें हमें चेक करना था ए कॉमा ए, अज्यूम ये किया था कि जो सेकंड एलिमेंट है सेम एज द फर्स्ट एलिमेंट है। अब ट्रांजिटिव में हम दो गिवन कंडीशंस होती है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, फिर इसका जहां एंड होता है वहीं से ये स्टार्ट होता है, एलिमेंट लेते हैं बी कॉमा सी, ये भी बिलोंगिंग टू रिलेशन है। फिर ये दोनों चीजें हम अज्यूम करके या गिवन मान के इससे फिर हम चेक करते हैं कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है या नहीं। तो यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई करेंगे, गिवन ये है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, ये चीज तो हम मान के चलेंगे गिवन है, उससे हमें इस कंडीशन पे पहुंचना है। इस कंडीशन में पहुंचने का मतलब क्या है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब इन दोनों से हमें ये चेक करना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी आएगा या नहीं आएगा। अगर ए इज ए सबसेट ऑफ सी आ जाएगा, इसका मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ है, दोनों डायरेक्शंस में ये ट्रू है। तो यहाँ पे ये चीज जो लिखी हुई है इसको हम कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन दिया होता है यहाँ से, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट यहाँ पे बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो इस कंडीशन से आएगा बी इज ए सबसेट ऑफ सी, क्योंकि फर्स्ट सेट है ये सेकंड सेट है। फिर हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि ए इज ए सबसेट ऑफ बी है और बी इज ए सबसेट ऑफ सी है, तो इसके बीच में हम ये कंडीशन लिख सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ सी, ऐसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए है सुपरसेट बी का और बी है सुपरसेट सी का, तो क्या हो गया यहाँ पे ए जो हो गया सुपरसेट सी का भी होगा, तो ये कंडीशन लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि ए इज ए सबसेट ऑफ सी होगा, तो इससे पीछे जाएंगे तो लिखेंगे ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो ये जो गिवन रिलेशन ये क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, यही हमें यहाँ पे करना था चेक। तो ट्रांजिटिव में कैसे चेक करते हैं, ये कंडीशन दी हुई होती है उसके हिसाब से मैथमेटिकल कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं, ये दिया होता है उसके हिसाब से मैथमेटिकल कंडीशन यहाँ से लिख देते हैं। फिर यहाँ से हम चेक करते हैं कि ये आंसर निकालने के लिए क्या मैथमेटिकल कंडीशन यहाँ पे आनी चाहिए। वो मैथमेटिकल कंडीशन अगर इन दोनों से हमें मिल जाती है तो हम उससे बोल देते हैं कि वो ये चीज रिलेशन को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया ये रिलेशन क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। इक्विवेलेंस के चेक करना था, इक्विवेलेंस तो ये है नहीं क्योंकि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ये रिलेशन है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट, जिसमें कितने हैं, n एलिमेंट्स हैं टू इटसेल्फ। इसका बेसिकली मतलब क्या है, ऑन टू फंक्शंस हमें डिफाइन करने हैं, यहाँ पे कितने पॉसिबल होंगे इसी सेट से इसी सेट के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले ऑन टू फंक्शन की मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। ऑन टू फंक्शन को डिफाइन किया जाता है अगर उस फंक्शन की रेंज जो होती है कोडोमेन के बराबर होती है। इसका मतलब क्या होता है, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स डोमेन से कनेक्टेड होने चाहिए, तभी सारे के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे, तभी हम उनको क्या बोलेंगे, रेंज के बराबर। तो ये कंडीशन है। अब यहाँ पे जो सेट्स दिए हुए हैं, दोनों सेट्स में क्या है, n एलिमेंट्स है, तो वो दोनों एलिमेंट्स सेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक डोमेन रिप्रेजेंट करता है, एक कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो सेट ए से सेट ए पे ही हमने क्या किया है, फंक्शन को डिफाइन किया है, और सेट ए को मैंने लिख लिया ये 1 से लेकर के। अब ऑन टू फंक्शंस को समझने के लिए पहले यहाँ पे मैं n एलिमेंट्स नहीं लेता हूँ, मैं समझता हूँ इसमें 2 एलिमेंट्स लेके। सबसे छोटा केस है कि इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, क्योंकि सेम सेट से इटसेल्फ पे डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मैं 3 नहीं ले सकता, इसमें जितने लूंगा वही इतने भी यहाँ पे उतने ही लूंगा। तो इस तरह से हम इसमें समझते हैं कि ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, क्योंकि इसमें काउंटिंग करना आसान होगा। फिर हम जो रिजल्ट आएगा उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल लेंगे कि n से n पे कितने होंगे, उससे समझने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले देखिए कंडीशन ये है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट जो है वो खत्म होने चाहिए। तो ये सारे के सारे एलिमेंट को मैं मैप करूंगा यहाँ पे डोमेन से।
तो एक तरह की मैपिंग ऐसी हो सकती है कि मैं क्या करूं, कोडोमेन के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको भी 1 से कनेक्ट कर दूं, सेकंड को भी 1 से कनेक्ट कर दूं। लेकिन ये जो मैपिंग है ये एक रिलेशन की मैपिंग है, ये मैपिंग फंक्शन की मैपिंग नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन है तो वो क्या होती है कंडीशन, डोमेन के सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए। नो एलिमेंट शुड लेफ्ट इन डोमेन। डोमेन के सारे एलिमेंट्स को आपको कोडोमेन के एलिमेंट से मैप करना जरूरी है, यहां पे एलिमेंट लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। तो ये होती है फंक्शन की डेफिनेशन। इसका एक और मतलब होता है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ईच एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एरो ओनली। ध्यान रखिए यहां से 2 एरो भी कभी भी नहीं आएंगे। ये भी क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन नहीं होती है। एक इनपुट के लिए 2 डिफरेंट आउटपुट नहीं आ सकते हैं, ये चीज भी ध्यान रखनी जरूरी है। तो वो भी क्या होती है, फंक्शन की मैपिंग नहीं होती है। तो हर एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए और वो एक ही एलिमेंट की तरफ जाना चाहिए, एक से ज्यादा पे नहीं जाना चाहिए, और हर एलिमेंट डोमेन का कवर करना जरूरी है। तो ये तो हमें देख के पता लग रहा है इस तरह की मैपिंग नहीं कर सकते। इसमें ये ऑन टू तो डिफाइन हो रहा है, लेकिन ये रिलेशन है, ये फंक्शन ही नहीं है, तो ऑन टू फंक्शन हम इसको नहीं बोल सकते। और मैं इस तरह से कनेक्शन कर सकता हूं, तो आप नोटिस करेंगे हर एक एलिमेंट जो है डोमेन का कवर हो रहा है और हर एक एलिमेंट से एक ही एरो निकल रहा है। तो ये मैपिंग जो है तो ये फंक्शन की मैपिंग, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि कोडोमेन का एक एलिमेंट अभी भी हमने छोड़ दिया। कोडोमेन के सारे एलिमेंट कवर होने जरूरी है, तभी उसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एलिमेंट छूट गया तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, लेकिन हमें तो ऑन टू फंक्शन काउंट करने हैं। फिर हम मैपिंग कैसे कर सकते हैं, इस तरह से कि 1 को 1 से कनेक्ट कर दिया, 2 को 2 से, मतलब आमने सामने आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये नोटिस करेंगे ये ऑन टू फंक्शन की मैपिंग है, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो ये फंक्शन है, डोमेन के सारे एलिमेंट्स जो है वो मैप हो रहे हैं और कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स भी यहाँ पे कवर हो रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स एरोज से कनेक्टेड है। तो ये ऑन टू फंक्शन की मैपिंग है। तो अगर इसमें 2 एलिमेंट इसमें 2 एलिमेंट लेता हूं, उससे एक ऑन टू फंक्शन यहाँ पे ये बनना पॉसिबल है। और क्या मैपिंग हम कर सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूं तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे क्या है ये बच जाएगा एलिमेंट, या फिर मैं इसको ऐसे क्रॉस में कनेक्ट कर दूं, क्योंकि अभी क्या है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब मैं इसको ऐसे क्रॉस में कनेक्ट कर दूं कि 1 को 2 से या 2 को 1 से, अभी भी नोटिस करेंगे ये क्या है, ऑन टू फंक्शन की मैपिंग है। और ये फंक्शन भी है, सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, सबसे एक ही एरो आ रहा है, कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स जो है वो रेंज को डिफाइन भी कर रहे हैं। तो ये आगे सेकंड टाइप के ऑन टू फंक्शंस की मैपिंग। इसके अलावा आप कोई भी मैपिंग डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर 2 एलिमेंट यहाँ है, 2 एलिमेंट यहाँ है, तो ऑन टू फंक्शंस आएंगे 2 के बराबर। तो बेसिकली हमने किया क्या, नोटिस करिए, 1 को 1 से कनेक्ट किया है, 1 को 2 से कनेक्ट किया है। जैसे ही हमने एक एलिमेंट को इससे कनेक्ट कर दिया तो दूसरे वाले एलिमेंट के लिए पोजीशन फिक्स ही होगी कि वो 2 से ही कनेक्ट होगा। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है। तो पहले बॉक्स के पास 2 ऑप्शन है, 1 और 2। 1 में भी जा सकता है वो और 2 में भी जा सकता है, तो इसके पास 2 ऑप्शन है। सेकंड बॉक्स के पास क्या रहेगा, जो इसने ले लिया है एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट में, फर्स्ट बॉक्स ने जो एलिमेंट ले लिया यहाँ से, उसके अलावा जो भी एलिमेंट बचेगा वो इसके पास ऑप्शन है। तो पहले वाले के पास अगर 2 ऑप्शन है 1 और 2, तो दूसरे वाले बॉक्स के पास एक ही ऑप्शन होगा। तो इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 2 बॉक्स में हमें 2 लेटर्स को प्लेस करना है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो उसके नंबर ऑफ वेज अगर हम निकालेंगे तो उसे रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। तो ये 2 के लिए हम समझ सकते हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 फैक्टोरियल के बराबर ही आना चाहिए। तो इतने ऑन टू फंक्शंस होंगे। इस चीज को हम एक बार और समझते हैं 3 के लिए, उसके लिए भी चेक करते देखते हैं क्या इससे आंसर 3 फैक्टोरियल आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे भी नोटिस करिए, तो सबसे पहला छोटा ऑन टू फंक्शन में डिफाइन करूंगा, सबसे सिंपल, उसमें क्या होगा, 1 को 1 से कनेक्ट, 2 को 2 से, 3 को 3 से। तो सामने सामने वालों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, ये हमें पता है ऑन टू फंक्शन है। ये सबसे एक एरो निकल रहा है, कोडोमेन के सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में कैसे डिफाइन करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, एक को तो सामने से कनेक्ट करूंगा, बाकी को क्या करूंगा, इंटरचेंज करके कनेक्ट करूंगा। 2 को 3 से, 3 को 2 से। तो एक बार मैंने 1 को 1 से कनेक्ट किया, 2 को 3, 3 को 2, तो ये भी क्या है, ऑन टू फंक्शन की मैपिंग है। फिर मैं 2 को 2 से कनेक्ट करूंगा, बाद में जो 1 और 3 है उनको क्रॉस में कनेक्ट करूंगा, तो ये बनेगा, ये भी क्या है, ऑन टू फंक्शन है। थर्ड टाइप क्या होगा, 3 को 3 से कनेक्ट करूंगा, इनको आपस में क्रॉस में कनेक्ट करूंगा, तो ये आ गया मेरे थर्ड टाइप का मैपिंग। तो ये हो गया हमारा 3 और बन गए यहाँ पे, ये भी क्या है, ऑन टू फंक्शंस हो गए। तो टोटल 4 टाइप से हमने डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, फर्स्ट को सेकंड से इस तरह से किया कि सामने सामने वालों को एक सिंगल को किया, यहाँ पे इसमें 3 को किया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस तरह से मैपिंग करता हूँ कि फर्स्ट वाले को अब मैंने ऑप्शन दिया है सेकंड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट को पहले फर्स्ट से किया था यहाँ पे इस केस में। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखता हूँ कि जब जिसमें क्या है, कोई भी आमने सामने वाले से कनेक्टेड नहीं है। तो फर्स्ट को मैंने सेकंड से किया, अब 2 को 2 से तो कर ही नहीं सकते, तो 2 को हमने सामने से नहीं करना है, 3 को भी सामने से नहीं करना है, 3 को सामने वाला हम ऑलरेडी ले चुके हैं। देखिए 1 को 2 से करेंगे, 3 को सामने से करेंगे, तो 2 तो 1 में ही जाएगा, तो 3 को 3 में भी नहीं लेना है, तो 1 को 2 से लेंगे, 2 को 3 से, 3 को 1, ये एक ही पॉसिबल केस आएगा। फिर 1 को 2 से ले लिया, अब मैंने 1 के 3 के हिसाब से देखता हूँ मैपिंग, तो 1 के 3 के हिसाब से मैं ध्यान रखना है, 2 को 2 से नहीं करना है, तो 2 को हम कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे, और 3 को कहाँ से करेंगे, 2 से करेंगे। तो ये एक और मैपिंग आएगी। 2 को 2 से क्यों नहीं करना है, अगर 2 को 2 को यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो यही वाली मैपिंग यहाँ पे भी बन जाएगी। तो इस तरह से ये टोटल 6 ही मैपिंग्स आएगी, 6 नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस ही आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन किया, सामने को सामने से, फिर एक को सामने से बाकी को क्रॉस, एक को सामने बाकी को क्रॉस, फिर उसके बाद में इसी में से फर्स्ट को फर्स्ट से तो किया था, फर्स्ट को सेकंड के हिसाब से, बाकी दोनों को हम क्रॉस में, इस तरह से कि सामने से वो कनेक्ट नहीं हो। तो इस तरह से उसके अलावा 2 मैपिंग और आएगी। तो यहाँ पे भी हम नोटिस कर सकते हैं, पहले वाला जो इनको मानेंगे, यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो पहले बॉक्स के पास 1 भी जा सकता है, यहाँ पे भी 1 ही है, पहले बॉक्स के पास 3 भी जा सकता है, पहले बॉक्स के पास 2 भी जा सकता है। जो भी एलिमेंट पहले बॉक्स के पास चला गया, बाकी 2 एलिमेंट्स के पास, बाकी 2 बॉक्सेस के पास बाकी 2 एलिमेंट का ही चॉइस है। तो पहले बॉक्स के पास हमेशा 3 चॉइसेस होंगी, 1, 2 और 3। सेकंड बॉक्स के पास वो एलिमेंट तो यहाँ चला गया, 2 ही चॉइसेस होंगे, 2, और थर्ड एलिमेंट के पास जो रिमेनिंग सिंगल चॉइस होगी वही 1।
तो आंसर क्या आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 3 फैक्टोरियली वहां पे आंसर आएगा। तो अब हम इस चीज को जनरलाइज कर सकते हैं, अगर n एलिमेंट यहाँ पे है n एलिमेंट यहाँ पे है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे n फैक्टोरियल के बराबर। इसको हम अज्यूम करेंगे कि n बॉक्सेस हैं, ये n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स को n बॉक्सेस में हमें क्या करना है, परम्यूटेट करना है, अरेंज करना है, डिस्टिंक्ट भी है, तो आंसर क्या आएगा n फैक्टोरियल के बराबर ही आएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। लेट सेट ए यहाँ पे डिफाइन किया है -1 0 1 2, 4 एलिमेंट्स इसमें। सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स हैं, -4 -2 0 एंड 2। हमने दो फंक्शन f और g डिफाइन किए हैं सेट ए से सेट बी। तो जो फर्स्ट सेट ए है वो डिफाइन करता है डोमेन ऑफ फंक्शंस f एंड g, और जो सेकंड सेट है बी वो डिफाइन करता है को डोमेन ऑफ फंक्शंस f एंड g। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। फंक्शंस की भी डेफिनेशन दी हुई है, fx को डिफाइन किया है x² - x। नोटिस करेंगे x बिलोंग्स टू a लिखा है, मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन से ही x की वैल्यूज यहाँ पे जाएंगी। और gx को भी हमने डिफाइन किया है 2 टाइम्स मॉड ऑफ x - 1/2 - 1, उसमें x की वैल्यू वो भी a से ही जा रही है, तो इसका मतलब इसकी डोमेन भी a है। यही चीज यहाँ पे हमने इस तरह से शॉर्ट में डिफाइन की है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है आर एफ एंड जी इक्वल, तो हमें बताना है ये इक्वल फंक्शंस हैं या नहीं। तो जब एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है तो वहां पे इक्वल फंक्शंस की डेफिनेशन भी लिखी हुई है एज ए हिंट, तो वो पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो इक्वल फंक्शंस को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि मैं दो फंक्शंस डिफाइन करता हूँ एफ एंड जी, ए से बी। ध्यान रखिए इक्वल फंक्शंस के लिए दोनों की डोमेन और कोडोमेन सेम होनी चाहिए, तो ए से बी में ही दोनों डिफाइन होने चाहिए। और ये कंडीशन होनी चाहिए कि एफ ए इक्वल टू जी ए के बराबर। इसका मतलब जो इनपुट वैल्यू मैं जी में पुट करूं और जो इनपुट वैल्यू मैं एफ में पुट करूं, उस एक इनपुट के लिए दोनों का आउटपुट सेम ही होना चाहिए। तो f1 इक्वल टू g1, f2 इक्वल टू g2, या जो भी डोमेन में एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे है -1 0 1 2, तो f ऑफ -1 g ऑफ -1 इक्वल होना चाहिए, f ऑफ 0 g ऑफ 0 इक्वल होना चाहिए, f ऑफ 1 g ऑफ 1 इक्वल होना चाहिए, f ऑफ 2 g ऑफ 2 इक्वल होना चाहिए। सारी वैल्यूज जो सेट ए को मतलब डोमेन को बिलोंग करती है। तो यहाँ पे तो टोटल 4 ही वैल्यूज हैं। तो जब हमें यहाँ पे इनको चेक करना है ये इक्वल है या नहीं, तो हमें यही कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में डोमेन और कोडोमेन तो पहले से ही इक्वल डिफाइंड थी। अगर हम इन चारों वैल्यूज के लिए शो कर दें कि f इक्वल टू जी ए है, तो हम बोल सकते हैं फंक्शंस क्या है जो डिफाइंड वो है इक्वल। तो यही चीज हमें जस्टिफाई करना है आंसर और चेक करना है। तो सारी वैल्यूज के लिए 1 बाय 1 करेंगे चेक। सबसे पहले -1 के लिए करते हैं चेक, f ऑफ माइनस और g ऑफ -1 करेंगे डिफाइन। f ऑफ -1 यहाँ से करेंगे डिफाइन, x की जगह लिख देंगे -1, तो यहाँ से आंसर आएगा -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा +1, आंसर आ जाएगा 2। g ऑफ -1 डिफाइन करेंगे यहाँ से, तो x की जगह पुट करेंगे -1, तो आएगा -1 -1/2, ये हो जाएगा -3/2, मॉड आएगा 3/2, तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा, ये भी आंसर आएगा 2 के बराबर। तो नोटिस करेंगे f ऑफ -1 g ऑफ -1 है जो आर इक्वल, इनकी वैल्यूज क्या है 2 के बराबर। तो a इक्वल टू -1 के लिए तो ये शो हो गया कि ये इक्वल है। नेक्स्ट वैल्यू के लिए करेंगे शो f ऑफ 0, यहाँ से आंसर निकालेंगे f ऑफ 0, यहाँ से g ऑफ 0, f ऑफ 0 की वैल्यू आएगी 0 का स्क्वायर -0, आंसर आएगा 0। सिर्फ g ऑफ 0 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स 0 माइनस हाफ का मॉड -1, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 2, ये हो जाएगा 1, 1 - 1 आएगा 0। तो यहाँ से नोटिस करेंगे f ऑफ 0 एंड g ऑफ 0 ये वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, दोनों वैल्यू क्या है 0 के बराबर है। नेक्स्ट वैल्यू के लिए करेंगे चेक, f ऑफ 1 और g ऑफ 1 निकालेंगे, तो f ऑफ 1 निकालेंगे यहाँ से, ये आएगा 1 स्क्वायर -1, ये आंसर आएगा 0 के बराबर। यहाँ से फिर हम निकालेंगे g ऑफ 1, तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से आएगा 1 - 1/2, ये हो जाएगा हाफ, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 1, 1 - 1 आएगा 0। तो f ऑफ 1 और g ऑफ 1 ये भी इक्वल आ रहे हैं 0 के बराबर। नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे 2 के लिए, तो f ऑफ 2 और g ऑफ 2 निकालेंगे, f ऑफ 2 निकालेंगे यहाँ से, आंसर आएगा 2 स्क्वायर -2, ये आएगा 4 - 2, आंसर आएगा 0 के बराबर। g ऑफ 2 यहाँ से निकालेंगे, तो x के लिए 2 पुट करेंगे, तो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ 2 माइनस हाफ, तो ये आएगा 3/2, 3/2 इंटू 2 हो जाएगा 3, -1 हो जाएगा 2। तो ये वैल्यूज भी यहाँ पे कर रही हैं मैच, f ऑफ 2 और g ऑफ 2 सेम आ रहा है 2 के बराबर। तो नोटिस कर सकते हैं डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स a बिलोंग्स टू a, उसके लिए f ऑफ a और g ऑफ a इक्वल आ रहे हैं, हम सारी वैल्यूज के लिए शो कर दिया है। तो हम ये बोल सकते हैं बोथ f एंड g आर इक्वल, और हमने यहाँ पे ये जस्टिफाई भी कर दिया। और एक चीज मैं आपको यहाँ और बता देता हूँ कि इस फंक्शन की रेंज बोलेंगे तो क्या आएगी 2 और 0 ही आएगी, 0 और 2। यहाँ पे कोडोमेन में 2 और 0 ऑलरेडी है, तो ये वैल्यूज हम ले सकते हैं। इसके अलावा ये दो वैल्यूज हैं रेंज का पार्ट नहीं होंगी। लेट a इज ए सेट जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 और 3, देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1, 2 एंड 1, 3 व्हिच आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हमें इस सेट a के ऊपर नंबर ऑफ रिलेशंस सबसे पहले डिफाइन करने। तो पहले मैं आपको ये भी बताता हूँ कि नंबर ऑफ रिलेशंस या रिलेशंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये सेट a मैं बना लेता हूँ, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। अब नंबर ऑफ रिलेशंस हम कैसे निकालते हैं पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझने में और आसानी होगी। अब जो नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं किसी भी सेट a पे, वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस a, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a विद इटसेल्फ। अब यहाँ पे अगर मेरे को नंबर ऑफ सबसेट्स इस सेट के डिफाइन करने हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे फॉर्मूला 2 raised to the power of number of elements in this set। और ये सेट यहाँ पे क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a with a, दैट इज a क्रॉस a। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस a कितने होंगे, तो सेट a से हम a क्रॉस a डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यूज आएंगी जितने भी यहाँ पे हम पॉसिबल पेयर्स बना सकते हैं।
1 2 3 के 1 2 3 के साथ। तो क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे वो होंगे 2 raised to power 9। तो हम टोटल इतने रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। ये वैल्यू आएगी 5 1 2। तो हम इस सेट ए पे 5 1 2 रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पे नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइन करने हैं, तो एक रिलेशन को डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि सेट ए से हम ए क्रॉस ए निकालते हैं, फिर उसका अगर हम एक सबसेट बनाएंगे तो वो एक रिलेशन को डिफाइन करेगा। तो इसका कोई भी पॉसिबल सबसेट आप बनाएंगे वो एक रिलेशन होगा। टोटल 5 1 2 रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3। तो हमें पता है उस रिलेशन को वो क्या है, खुद एक सबसेट है। तो उसमें क्या है, दो एलिमेंट्स हमें फिक्स करते हैं 1 2 एंड 1 3, और बाकी एलिमेंट्स हमें इस तरह से इंक्लूड करने हैं या एक्सक्लूड करने हैं विच मेक्स दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में इस रिलेशन को हमें रिफ्लेक्सिव बनाना है। इस तरह से हमें एलिमेंट्स इंक्लूड या एक्सक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की डेफिनेशन का हम करेंगे यूज। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिफाइन किया जाता है अगर कोई भी एक एलिमेंट जिस सेट पे हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे वो सेट क्या है 1 2 3 है उसमें एलिमेंट्स, तो यहाँ पे स्मॉल ए की वैल्यूज हो सकती है 1 2 और 3, क्योंकि ये तीनों की तीनों वैल्यूज सेट ए को बिलोंग करती हैं। तो रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ए टाइप का पेयर रिलेशन को बिलोंग करेगा। इसका मतलब इसमें से हमें वो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे जो ए टाइप से, जहाँ पे ए क्या है 1 2 और 3। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे ऑफ द टाइप। पहला हम लेंगे 1 1 यहाँ पे होना चाहिए, 2 2 भी यहाँ पे होना चाहिए, और 3 के हिसाब से 3 3 भी यहाँ पे होना चाहिए। तो उसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हम ले रहे हैं सेट ए में, तो उसका यहाँ पे रिफ्लेक्सिव पार्ट लाइक मिरर इमेज पार्ट 1 1 इसकी मिरर की इमेज क्या होगी 2 2 और 3 3 ये इसमें होने चाहिए। तो अगर ये एलिमेंट्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं तीनों के तीनों, ध्यान रखिए सबको इंक्लूड करना जरूरी है, तभी ये रिलेशन क्या होगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो इसमें इस तरह से हमने इसको रिफ्लेक्सिव बना लिया। अब हमें इस रिलेशन को क्या बनाना है, सिमेट्रिक भी बनाना है। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये होती है कि अगर इस रिलेशन में ऐसा कोई भी एलिमेंट है ए बी टाइप्स, तो उसका जो रिवर्स पार्ट है बी ए वो भी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि इसमें एलिमेंट है 1 2, तो इसका सिमेट्रिक पार्ट भी इस रिलेशन में एलिमेंट वो होना चाहिए। इसका सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा 2 1, तो वो यहाँ पे एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो यहाँ से हमें इस एलिमेंट को भी इस रिलेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। इसका अब हम लेंगे यहाँ पे सिमेट्रिक पार्ट, तो 1 3 का क्या होगा 3 1 होगा, तो वो एलिमेंट भी इसमें होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 ये तो आपस में अपने आप ही सिमेट्रिक है, क्योंकि 1 1 का क्या आएगा 1 1 आएगा, तो यही एलिमेंट आएगा। तो अब ये रिलेशन क्या हो गया, इससे तो हो गया ये रिफ्लेक्सिव, और इनकी अगर हमने सिमेट्रिक पार्ट्स को इंक्लूड कर लिया तो ये अब सिमेट्रिक भी यहाँ पे हो गया है। अब हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है बट दिस रिलेशन मस्ट नॉट बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन। नॉट ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, देखिए ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है कि अगर ए बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन में है, बी सी टाइप का एलिमेंट भी रिलेशन में है, तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो नॉट ट्रांजिटिव का मतलब ये होगा अगर हम ऐसे दो पेयर फाइंड कर लें, ध्यान रखिए ये भी सबके लिए होना चाहिए जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम ऐसे दो पेयर इसमें कर सकते हैं फाइंड, जिसमें क्या है एक का एंडिंग और दूसरे का स्टार्टिंग सेम है, तो उसके अलावा जो दो एलिमेंट्स है उसको कंबाइन करने वाला अगर पेयर रिलेशन में होगा सब एलिमेंट्स के लिए, सब कॉम्बिनेशन के लिए, तभी उसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। अगर हम कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकते हैं ऐसे दो एलिमेंट्स जिसमें से एक का एंडिंग दूसरे का स्टार्टिंग सेम है, उसके हिसाब से फिर ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसका जो सेकंड पार्ट है उसको कंबाइन करके अगर हम एक एलिमेंट बनाएंगे तो रिलेशन में नहीं होगा, तब उसको हम बोल देंगे नॉट ट्रांजिटिव। अभी तक हमने यहाँ पे जो रिलेशन बनाया है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है और सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से एलिमेंट्स को इंक्लूड कर लिया है, तो उनको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। तो अब बच गए एलिमेंट्स 2 3 एंड 3 2। तो या तो हम उनको इंक्लूड करेंगे या एक को इंक्लूड करेंगे या दोनों को इंक्लूड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे फिर चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव बनेगा या नहीं बनेगा। हमें यहाँ पे बनाना है नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सबसे पहले तो मैं इसी रिलेशन को चेक कर लेता हूँ कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो उसके कॉम्बिनेशन हम यहाँ चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे नोटिस करेंगे 1 2 के लिए इसके एंडिंग से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है, वो ये नेक्स्ट एलिमेंट यही है 2 1। फिर हम देखेंगे इसके स्टार्टिंग से इसके एंडिंग से कंबाइन करके बनेगा 1 1, वो एलिमेंट इसमें है, हाँ वो एलिमेंट इसमें है। तो इन दोनों पेयर के लिए ये क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इस एलिमेंट के लिए हम चेक कर लिए। अब इस एलिमेंट के लिए करेंगे चेक 2 1। तो ये एंड हो रहा है 1 पे, स्टार्ट होने वाला 1 से, ये भी एलिमेंट है, ये भी है और भी है। इस एलिमेंट के लिए अगर हम चेक करेंगे तो इसमें मैं एलिमेंट मिलेगा 2 से स्टार्टिंग है, 3 से एंडिंग है। तो हम नोटिस करेंगे 2 3 जो एलिमेंट है वो इस रिलेशन के अंदर नहीं है। अभी तक हमने इसके अंदर डिफाइन नहीं किया इसको, क्योंकि 2 3 इसमें एलिमेंट नहीं है। तो हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये वाला जो रिलेशन डिफाइंड है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। क्योंकि मैंने बोला अगर आप ऐसा एक भी कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकेंगे जिसके लिए ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं होगा, तब हम उसको बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो एक नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो हमने कर लिया फाइंड। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट हम कैसे करेंगे फाइंड, इसको तो हमने चेक कर लिया ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हम फाइंड कैसे करेंगे, एक एलिमेंट को इसमें इंक्लूड करके। सपोज मैं इस एलिमेंट को इसमें इंक्लूड कर लूं,
तो फिर अब मैं ये फिर से चेक करूंगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव तो है ये, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3। फिर हम सिमेट्रिक के लिए करेंगे चेक। सिमेट्रिक के लिए 1, 2 के लिए 2, 1 है, 1, 3 के लिए 3, 1 है, 2, 3 के लिए यहाँ पे 3, 2 भी होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, ये लास्ट वाले एलिमेंट भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो सारे के सारे एलिमेंट्स हमने एक क्रॉस एक यहाँ इंक्लूड कर लिए। लेकिन अब अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा, क्योंकि जो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट होता है, जो ए क्रॉस ए सेट होता है, वो सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। आप कोशिश करेंगे फाइंड करने ए बी बी सी के हिसाब से सारे पेयर्स में आपको ए सी इसमें डेफिनेटली मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, मिलना ही चाहिए, क्योंकि सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन के एलिमेंट तो इसी के अंदर है, तो ये वाले सारे एलिमेंट आपको मिलेंगे भी। तो ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो पहले रिलेशन बनाया था ये वाले एलिमेंट्स एक्सक्लूड करके, ये कैसा था, दिस वाज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके अलावा अगर हमने बनाने की कोशिश करी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो रहा था, तो वो तो हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सिर्फ एक ही रिलेशन हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में दिखा हुआ है लेट एक सेट ए डिफाइन किया है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2 और 3। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 and 2। तो मैंने आपको बताया था रिलेशंस कैसे डिफाइन करते हैं किसी सेट ए पे, ए क्रॉस ए पहले हम डिफाइन करते हैं और उसका कोई भी सबसेट होता है उसी को हम बोलते हैं एक रिलेशन। अब क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आपको करने हैं डिफाइन। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। तो ये तीनों के तीनों अगर होंगे, कोई भी रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो वैसे वाले रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या है, तीनों के तीनों होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव। कंडीशन ये है कि उस रिलेशन में एलिमेंट 1, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट 1, 2 है उसको तो हमें लेना ही है उस रिलेशन के अंदर, जो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन तो यही है ए क्रॉस ए, ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था। जो यूनिवर्सल सेट होता है या ए क्रॉस ए सेट होता है, या फिर जिस सेट पे हम डिफाइन करते हैं रिलेशन, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी सेट होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्योंकि इसमें 1, 2, 2, 3, 3 ये तीनों एलिमेंट्स हैं इसके हिसाब से, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक क्यों होगा, क्योंकि कोई भी आप कॉम्बिनेशन लेंगे 1, 2 तो उसका रिवर्स भी इसमें होगा, क्योंकि वो सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे प्रेजेंट है। सिमिलर के हिसाब से ट्रांजिटिव भी ये रिलेशन होगा ही होगा। तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन तो यही है ए क्रॉस ए। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे और इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें ये एलिमेंट 1, 2 होगा। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट यहीं से करते हैं, हमें रिलेशन डिफाइन करना है, उसमें एक एलिमेंट हमने फिक्स कर दिया 1, 2। अब हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कौन से होते हैं, जिसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, दैट इज ए टाइप्स। तो इसमें 1, 1 भी ले लेंगे, 2, 2 भी ले लेंगे, 3, 3 भी ले लेंगे। तो ये रिलेशन अब क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया है एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट हमें यहाँ पे डिफाइन करना है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ये क्या होता है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सिमेट्रिक पार्ट का जो टाइप है वो भी एलिमेंट इसमें होना चाहिए, दैट इज ए बी अगर इसमें है तो बी ए भी इसमें होना चाहिए। तो 1, 2 के लिए क्या आएगा, उसका सिमेट्रिक पार्ट 2, 1 भी इसमें होना चाहिए। तो इसमें से ये एलिमेंट भी हम इंक्लूड करेंगे। इसका सिमेट्रिक पार्ट तो ये खुद ही है, इसका सिमेट्रिक पार्ट ये खुद ही है, इसका सिमेट्रिक पार्ट ये खुद ही है। तो हर एलिमेंट के सिमेट्रिक पार्ट को हमने इंक्लूड कर लिया, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया है और सिमेट्रिक भी हो गया। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे इसको हमें ट्रांजिटिव भी बनाना है। तो ट्रांजिटिव क्या स्टेट करता है, ए बी इसमें है, बी सी इसमें है, तो दो एलिमेंट्स अगर हम लेंगे इसमें से कोई भी इस तरह के जिसका इसका एंडिंग और इसका स्टार्टिंग सेम है, तो उन एलिमेंट्स का इसका फर्स्ट पार्ट और इसके सेकंड पार्ट को कंबाइन करके जो भी एलिमेंट होगा वो इस बॉक्स में या इस रिलेशन में होना चाहिए। तो हमारे हर एक के लिए चेक करते हैं, अगर एलिमेंट नहीं होगा तो इंक्लूड करके इसको हम ट्रांजिटिव बनाएंगे। तो देखिए 1, 2 से एंडिंग है, 2 से स्टार्टिंग है, तो 1, 1 यहाँ पे है। इसके अलावा 2 से स्टार्टिंग वाला कौन सा है, 1, 2, 2, 2, उससे भी क्या आएगा 1, 2 आएगा, वो भी इसमें है। तो इसके लिए जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे ये हमने ट्रांजिटिव के चेक कर लिए। नेक्स्ट के लिए करेंगे चेक 2, 1 से स्टार्ट होने वाला ये रहा 1, 2, तो 2, 2 वो तो इसमें है ही, 2, 1 से स्टार्ट होने वाला ये भी है, तो इससे क्या आएगा 2, 1 वो भी इसमें है। इसके अलावा 1 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, तो इसके लिए भी सारे ट्रांजिटिव इसमें हो गए। इसके लिए चेक करेंगे तो भी क्या आएगा, ये ट्रांजिटिव ही आएगा। 1, 1 से स्टार्ट होने वाला 1, 2 तो क्या बचेगा 1, 2 ही आएगा, वो भी इसमें। सिमिलर तरीके से आप हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी आएगा। तो ये क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव रिलेशन, दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अभी तक हम 2 इक्विवेलेंस रिलेशंस डिफाइन कर चुके हैं कंटेनिंग एलिमेंट 1, 2। अब हम और भी यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे छोटा रिलेशन यही होगा कंटेनिंग 1, 2 जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हम इसी में एलिमेंट्स ऐड करेंगे और देखेंगे कब एलिमेंट्स ऐड करने के बाद में ये ट्रांजिटिव भी, ये मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव तो ये है क्योंकि तीनों को इंक्लूड कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने 5 एलिमेंट्स तो ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए हैं ये वाले। तो इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4, इनको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे इंक्लूड करके, फिर इसको इस तरह से इंक्लूड करेंगे, इस तरह से बनाएंगे रिलेशन कि ये ट्रांजिटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। रिफ्लेक्सिव ये पहले से ही है, तो हम एलिमेंट इंक्लूड करते हैं ये वाला 1, 3।
1,3 इंक्लूड कर लिया है, रिफ्लेक्सिव तो पहले से, अब इसको हम सिमेट्रिक बनाएंगे। तो जिस भी एलिमेंट को इंक्लूड किया है इसका रिवर्स दैट इज 3,1 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, अब ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब इसको ट्रांजिटिव भी बनाना पड़ेगा। तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए जो एलिमेंट हमने ऐड किया है उसका एंडिंग, इसका स्टार्टिंग है 1, तो जिस भी एलिमेंट का एंडिंग है 1, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंडिंग है 1, तो 2,1 1,3, तो 2,3 भी इसमें होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। किसके लिए, 2,1 के लिए। और अगर हमने ये एलिमेंट ऐड कर लिया, वो क्या है, इसका थर्ड एलिमेंट जो बचा हुआ था, तो हमें यहाँ पे इसका रिवर्स भी ऐड करना पड़ेगा, तब ये सिमेट्रिक होगा। तो आप नोटिस करेंगे इस तरह से अगर आप एक सिंगल एलिमेंट भी ऐड करेंगे तो आपको इवेंचुअली सारे बचे हुए एलिमेंट्स भी ऐड करने पड़ेंगे, तभी क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तभी ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फिर से यूनिवर्सल सेट A क्रॉस A ही बन जाएगा। जो ऑलरेडी हम यहाँ डिफाइन कर चुके हैं वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो तो हमें पता ही होता है क्योंकि इसमें सारे के सारे कंबाइंड पेयर्स पॉसिबल यहाँ पे हैं। इसके अलावा और कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल होगा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 2 ही इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, एक तो होगा A क्रॉस A और एक ये वाला रिलेशन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी।